जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन और डिजिटल जमाना है। आजकल 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है तब भी आप पूछते हैं कि भैया आपका क्यूआर कोड कहां है। आज दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एडवांस हो चुका है, हर एक ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो एक क्लिक के ऊपर दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी मांगी जा सकती है। और आपको यह भी पता होगा, नए नए रूल, नए नए एक्ट लागू होते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों लागू सर पर है, होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। तो यूपीआई और इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। कब आपको जीएसटी लेना है, कब आपको आईटीआर भरनी है, कब आपको टैक्स देना है, हर एक डाउट का आपका समाधान आज इस वीडियो में हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यूपीआई मोस्ट यूज्ड पेमेंट मेथड आज के दिन में आ गया है। फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, क्रेड हो, अमेजन हो, नावी हो, न जाने कितनी तरह की यूपीआई की एप्स आ चुकी है। हर एक बैंक आजकल अपनी यूपीआई की यहां पे देने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है, कब से लागू हो रहा है, कैश की ट्रांजैक्शंस पर कैसे नजर रहेगी, यूपीआई की लिमिट पर कैसे रहेगी नोटिस आने की संभावना, यूपीआई की लिमिट पर जीएसटी वाले कब आपको नोटिस भेज सकते हैं, कब आपको आईटीआर भरना जरूरी है, कब आपको टैक्स देना जरूरी है, दोस्तों कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, टैक्स जब देना पड़ेगा तो क्या पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुछ सजेशंस आपको देंगे, कुछ सलाह आपको देंगे। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो लास्ट दिन है वो 31 मार्च है। इसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं 2026 वाले, वो भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो ड्रास्टिकली चेंजेस आ गया है दोस्तों। सारे के सारे सेक्शंस के अंदर सारे के सारे फॉर्म्स, सारी की सारी लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। तो आपको इनका ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग इज एंटिटी वाइज। अब ये क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिसर होता है, 2 ऑफिसर होते हैं, 3 ऑफिसर होते हैं, और यूपीआई हर एक व्यक्ति चला रहा है, हर एक घर में यूपीआई है, बच्चा चला रहा है, बुजुर्ग चला रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एंटिटीज होती हैं, जैसे कि बैंक मान लो, पोस्ट ऑफिस मान लो, कोई शेयर मार्केट वाली कंपनी मान लो, उनकी ड्यूटी लगा दी है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 वाले साल के अंदर, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 बोलेंगे, लेकिन अब आपका ये टैक्स ईयर कहलाएगा 26-27। अब आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का झंझट ही नहीं है। जो साल चल रहा है वो टैक्स ईयर है आपका, ठीक है। और एक पैन कार्ड में जो लेन देन करते हो, आपने ये सुना होगा कि पैन 2.0 आने वाला है, इसके अंदर और ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, टैक्स ईयर में, तब वो रिपोर्टिंग एंटिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगी। अब ये पैन वाइज क्यों बोला मैंने, एक घर में 4 व्यक्ति हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, 6 जने हैं, तो इन 6 की अलग अलग लिमिट होगी, क्योंकि इनका अलग अलग पैन कार्ड होता है। सबसे पहले दोस्तों एक बार मैं कैश के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। एक बैंक के अंदर दोस्तों, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है, आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, टैक्स ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का, चाहे एक बार में 10 लाख जमा कराएं, चाहे एक लाख करके आप 10 बार में जमा कराएं, तो यह रिपोर्ट चली जाएगी बाय बैंक। बैंक वाले बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप पूछते होंगे कि सर ये पता कैसे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को। जैसे ही साल खत्म होगा, एसएफटी की रिपोर्टिंग जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ किसी व्यक्ति ने किए हैं और एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो उन्हें वो बताना पड़ता है। और वहीं पर दोस्तों कैश अगर आप निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो 10 लाख से ज्यादा का, तब भी आपकी ये सूचना चली जाएगी। हालांकि हमारी वीडियो का टॉपिक यूपीआई है, लेकिन एक बार आपको इस लिमिट को बताना बहुत जरूरी है कि कैश आप 10 लाख से ज्यादा एक बैंक के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन कार्ड से या तो जमा कराते हैं या निकालते हैं, तो ये सूचना चली जाएगी। और वहीं पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो करंट अकाउंट की लिमिट 50 लाख रुपए हो जाएगी जमा कराने की, और 50 लाख रुपए ही हो जाएगी निकालने की। इस चीज का ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इसकी सूचना बैंक वाले इनकम टैक्स को देने वाले हैं अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। एफडी 10 लाख से ज्यादा, आरडी 10 लाख से ज्यादा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज्यादा, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, सेविंग का ब्याज, और भी बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस दोस्तों आपकी एआईएस और टीआईएस के अंदर शो होती है। ये एएसटीएस क्या होता है, ये आपका एक तरह से कुंडली कच्चा चिट्ठा होता है, आपने कहां कहां पैन कार्ड दिया है, कौन कौन सी इनकम कमाई है, तो इसको कैसे चेक करना है, इस पे हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अब हमारी मेन वीडियो का पार्ट आ गया दोस्तों यूपीआई। सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूपीआई करते हो, अब इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। एक होता है
क्रेडिट और एक होता है डेबिट। आपको आसान भाषा में बताऊं तो क्रेडिट होता है पैसा आया, मतलब कितना रुपए आपके खाते में आया, और डेबिट होता है कितना पैसा गया। कोई पैसा कहां जा रहा है कोई लेना देना नहीं है, जो पैसा आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे मतलब है। लेकिन यूपीआई इज नॉट ए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी ये रिपोर्टेबल नहीं थी, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी रिपोर्टेबल नहीं है। तो लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। यूपीआई की ऐप है, मान लीजिए फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, नावी, क्रेड, ये कंपनियां किसी भी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देती है इस व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा आया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं जाएगी। लेकिन पैन 2.0 आ रहा है दोस्तों, एआईएसटीएस धीरे धीरे अपडेट होते जा रहे हैं, न्यू फॉर्म्स, न्यू लिमिट्स आ रही हैं, तो आपको अभी आगे बने रहना है। ये देखिए, मैं आपको एक नोटिस बताने वाला हूं कि यूपीआई का यूज किया और उस व्यक्ति को नोटिस आ गया, समन टू अपीयर इन पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये देखिए, तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस नोटिस में इस व्यक्ति का नाम हमने हाइड किया है, वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे एंड फोन पे। ये जो रेजर पे होता है ये एक पेमेंट गेटवे होता है, पैसा लेने के लिए इकट्ठा पैसा एक दिन में ही भेज देते हैं। और ये फोन पे क्या होता है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, 50% लोग होते हैं यूपीआई की ऐप में फोन पे ही यूज करते हैं। फोन पे से रिपोर्ट हमें मिली है, हैज रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, पेमेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर। ये देखिए दोस्तों, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, तो पिछले 3 सालों का डेटा इन्होंने खोल लिया। आप लोग कहते हैं कि पिछला साल निकल गया, ना ही कोई नोटिस आया, मैं तो बच गया, लेकिन इन्होंने देखिए 23-24 के अंदर 40,11,000 रुपए एक व्यक्ति ने लिए थे। अभी एनालाइज किया कि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो जीएसटी एक्ट के अंदर, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था, ये करना था, वो करना था, आप आओ, समन दिया है इस व्यक्ति को, पहुंचो और इस चीज का जवाब दो। क्यों आया? क्योंकि इस व्यक्ति ने 40 लाख से ज्यादा का कैश ले लिया था। सर आप तो कह रहे थे कि यूपीआई रिपोर्टेबल नहीं है, रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन वो सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन पुराना 133(6) था, कभी भी कोई भी सूचना किसी से भी मांग सकते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस ऐप को वो सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। अब अनएक्सप्लेन्ड यूपीआई है, आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो आ गया, इफ केस सेलेक्ट हो गया किसी और रीजन के कारण, दोस्तों ध्यान दें, अगर आपने कैश जमा करवाया था, अगर आपने एफडी कराई थी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था और ये 10 लाख से ज्यादा था, आपने आईटीआर नहीं भरी और आपका केस लग गया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अब आपकी यूपीआई की क्रेडिट को भी वहां पे पूछा जाएगा। यूजुअली 11 लाख रुपए यूपीआई कर देंगे, कोई सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाएगी। अगर आप दोस्तों 9 लाख रुपए यूपीआई या 50 लाख रुपए भी यूपीआई कर देते हैं, कोई सूचना नहीं जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में आपने गलती क्या की, कैश डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट में लेन देन कर लिया, तो वो सूचना इनकम टैक्स को एक बार चली गई। अगर आपका नोटिस 148 के अंदर खुल गया या दो नया सेक्शन 280 है उसमें खुल गया, तब आपको एक एक एंट्री का पूछा जाएगा दोस्तों। नहीं बता पाओगे तो 30% का टैक्स, 200% की पेनल्टी, मतलब लगभग जितना पैसा आपका मिला था सारा का सारा तो ये टैक्स के अंदर ही ले जाएंगे, और वो भी 4 साल 6 साल तक। तो यूपीआई की लिमिट के बारे में बात कर लें, जनरल ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हो दोस्तों, किसी से आपने लोन लिया या किसी को लोन दिया, किसी से गिफ्ट लिया या गिफ्ट दिया, P2P करते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आप गेमिंग करते हो दोस्तों, किसी से कोई उधारा पैसा लेना था, किसी का कोई खर्चा किया, आप यूपीआई से सेविंग के माध्यम से कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी इनकम, आप अपनी सैलरी, आप अपना रेंट, आप अपनी बिजनेस की इनकम, ये सारी की सारी चीजें भी इसी यूपीआई से करते हैं। तो आप बैंक के अंदर दोस्तों किसी भी बैंक में जाएंगे, वहां पे चाहे यूपीआई आप सेविंग अकाउंट से करें, करंट अकाउंट से करें, आप पेमेंट्स बैंक से करें, पोस्ट ऑफिस से करें, पैन कार्ड आपका सेम है दोस्तों, पैन नंबर तो आपका हर जगह दिया हुआ है। तो आप ये मत समझें कि मैं एक अकाउंट में ज्यादा करूंगा दूसरे में कम करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बिजनेसमैन की बात कर लें दोस्तों, अभी मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक शॉपकीपर हो, तो आपको करंट अकाउंट यूज करना चाहिए। अगर करंट अकाउंट यूज नहीं कर पा रहे हो, गलती हो गई है, कुछ हो गया है, तो एक ऐसा एग्रीगेटर, ऐसी एक बिजनेस ऐप को यूज करें। मान लीजिए 50 एंट्री डेली की आई, तो 50 को सीधा ही अकाउंट में ना लें, वो किसी यूपीआई ऐप में जाने दे, और सुबह अगले दिन आपका सारा का सारा इकट्ठा पैसा आ जाएगा, उससे भी आपका ठीक रहता है। समटाइम बहुत सारे बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, डेबिट होल्ड कर देते हैं, वो बोलते हैं कितना लेन देन आप क्यों कर रहे हैं, आपका ये सेविंग अकाउंट है। तो एटलीस्ट या तो आप करंट अकाउंट यूज करें बिजनेसमैन लोग, या आप अपना ऐसा यूपीआई का बिजनेस, जैसे कि फोन पे बिजनेस होता है, उनको यूज करेंगे, तो आपका एक ही दिन में एक ही एंट्री आने वाली है। अगर एक शॉपकीपर और बिजनेसमैन दोस्तों अपना करंट अकाउंट यूज करता है, यूपीआई लेता है, प्रॉपर अपनी आईटीआर भरता है और जीएसटी की लिमिट से कम ही
सेल करता है, वो भी हमें लिमिट भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यूपीआई को आईटीआर में कैसे दिखाना होता है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है। एक व्यक्ति सैलरी कमा रहा है तो हर महीने सेम एंट्री आनी चाहिए। एक व्यक्ति रेंट कमा रहा है तो हर महीने सेम रेंट का इनकम आना चाहिए। कैपिटल गेन कमाता है तो वो तो आपकी ब्रोकर में शेयर मार्केट की रिपोर्ट में आ जाएगा। अब पीजीबीपी आता है दोस्तों, बिजनेस की इनकम आप कमा रहे हो, या तो आप सेल कर रहे हो या आप सर्विस कर रहे हो, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और पार्ट टाइम इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, अदर सोर्स की इनकम इसमें आ जाती है। इनकम टैक्स का सेक्शन दोस्तों पहले 44 एडी था, अब 58 हो गया है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है। एंटायर क्रेडिट आपकी सेल्स दिखाते हो आईटीआर के अंदर। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मेरे खाते में हर दिन मान लीजिए 10,000 20,000 आता है, तो ऐसे ऐसे करके 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, और ये सारा का सारा ऑनलाइन है, तो आपको इसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के अकाउंट में 40 लाख रुपए आया, उसका कम से कम 6% तो 2,40,000 रुपए होता है। या उसने जितनी भी कमाई करी उसमें से जो ज्यादा होगी वो उसको आईटीआर में दिखा देगा। तो दोस्तों ये यूपीआई की क्रेडिट जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन जीएसटी की लिमिट को आपको ध्यान रखना है, और आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है उसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप यूपीआई से, मैंने आपको बताया, सेल भी कर सकते हो, सर्विस भी, लोन किसी से ले सकते हो। पहले पैसा दिया हुआ था वो लोन वापस ले लिया, गिफ्ट लिया दिया, कोई प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर आईटीआर भर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 80% 90% मामले में आपका आईटीआर एक रामबाण इलाज होता है, जिससे कि ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाती हैं। अब दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया था, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो किसी तरह का कोई माल नहीं बेच रहे हैं। सीए है, इंजीनियर है, कोई कमीशन है, आर्किटेक्ट है, आईटी के अंदर है, कोई डिजाइनर है, क्योंकि कोई गुड्स नहीं बेच रहा है, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर अपने अकाउंट में ले लेता है, उस व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। अभी इनकम टैक्स की बात करेंगे, लेकिन बहुत तरह के स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे कि मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर 10 लाख रुपए लिमिट है 20 लाख की जगह। तो ये ध्यान दें सर्विस के मामले में। अगर आप सेल करते हैं, माल बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, रिटेल ट्रेड करते हैं, तो 40 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 20 लाख रुपए से कम आपको, चाहे यूपीआई हो, चाहे कैश हो, चाहे ऑनलाइन हो, आपको रखना है। अगर दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया तो जितना भी क्रेडिट अमाउंट आएगा वो या तो आपकी सेल मानी जाएगी, और आपको उसको जीएसटी में भी दिखाना पड़ेगा, आईटीआर में भी दिखाना पड़ेगा। तो अवॉइड पर्सनल और अननेसेसरी लेन देन तो आपको करने ही नहीं है अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने जीएसटी नंबर ले लिया और मेरी ये फर्म है, फर्म में मैं तो मैं कुछ कर नहीं रहा, पर्सनल अकाउंट में मैं पैसा ले रहा हूं, उस पर थोड़ी जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं होता है। उस पर्सनल अकाउंट पर भी आपको दोस्तों जीएसटी देना पड़ सकता है। कब आपको आईटीआर भरनी जरूरी है? दोस्तों आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये इनकम की बात करता है, सेल की बात नहीं करी है, 4 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि टैक्स ईयर 26-27 है, या अभी जो पिछला साल जाएगा, न्यू रिजीम के अंदर आप जाते हो, कोई भी एज आपकी है, आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। अब मान लीजिए दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यूपीआई से क्या किया, 11 लाख रुपए ले लिए। अब वो बोलेगा कि सर 12 लाख रुपए तक तो एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। ठीक है, आपकी बात मान ली, 12 लाख रुपए तक एक भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी है आपको। अगर आपकी यूपीआई क्रेडिट 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम हो गई तो आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। लेकिन सरकार आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस भी दे सकती है कि आपने क्यों नहीं किया। अब दोस्तों अगर आप वीडीए के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं, किसी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं, वॉलेट में पैसा डाला और वहीं से करते रह गए, तो बैंक में तो आपकी एक ही एंट्री हुई। तो यहाँ पर P2P अगर आप करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बैंक वाले आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं जब तक आप उनको प्रूफ नहीं देंगे, और अदर वॉलेट में ऐड करेंगे, कितना भी ऐड करें, कितना भी लेस करें, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, जितनी इनकम कमाई उस पर 30% टैक्स दे दिया, तो दोस्तों कितना भी यूपीआई से आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी की बात कर लें, अगर आप परचेज करते हैं प्रॉपर्टी तो ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जब तक आप इसे सेल नहीं करेंगे, आपने कोई कमाई तो करी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप उसे सेल करेंगे आपको अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन के अंदर, और परचेज करेंगे तो परचेज का पैसा कहां से आया था ये रख लेंगे आपके पास में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्रीज की ड्रीम 11, टीम बनाओ, ये वो कितनी एड्स आती थी, सब बंद हो गई, सरकार ने बंद कर दी। लेकिन आपने कोई पहले से यूपीआई की लेन देन किया है गेमिंग के अंदर, और उस गेमिंग में आपने कोई कमाई करी है, तो उसका 30% टैक्स आप दे देंगे, तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैन होने के बाद आपको गेमिंग नहीं करनी है। अब दोस्तों एक व्यक्ति है, उसका मान लीजिए अकाउंट है पीएनबी में,
उसका अकाउंट है SBI में। अब उस व्यक्ति को SBI से कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वहां पे मान लीजिए 10,000 रुपए उसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पड़े ही नहीं है, उसका खाते में 15,000 रुपए तो दूसरे अकाउंट में पड़े हैं। तो PNB से SBI में UPI से सेल्फ ट्रांसफर का एक ऑप्शन आता है। अगर आप वो करते हो, जैसे कि जो बिजनेस होते हैं वो कैश जमा करा देते हैं बैंक में जाकर के, बैंक निकाल लेते हैं कैश में जाकर के, तो खुद का पैसा खुद के पास ही रह जाता है, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई इनकम नहीं कमाई है। सरकार को दिक्कत है, सेल या सर्विस करते हो तो GST दो, इनकम कमाते हो तो उसके ऊपर टैक्स दे दो। अब वही शेयर मार्केट की बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने 1 लाख रुपए ऐड किया था, फिर वो विड्रॉ कर दिया, क्या ये ट्रांजेक्शन्स मेरी इनकम मानी जाएगी? नहीं, एडिंग फंड एंड विड्रॉल फंड ब्रोकर के अकाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इनकम नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन की रिपोर्ट आप साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स रिपोर्ट निकालें, और वहां पर जो भी लेन देन हो रहा है उसको आप अपनी ITR में जरूर दिखाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कोई दलाली कर रहा है, पेमेंट किसी और के ब्याह पर भेज रहा है, यूजुअली क्या होता है, CSC वाले होते हैं, बैंक BC वाले होते हैं, राजस्थान में ई-मित्र वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैश लिया और किसी को ऑनलाइन डाल दिया, ऑनलाइन लिया कैश डाल दिया। तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का कोई CSC ऑनलाइन, ये ग्राहक सेवा केंद्र वाला आप डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं, तो इस पे हमने एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कोर्स बना दिया है, जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि ये बुक्स कैसे बनानी है, कैसे टर्नओवर निकालनी है, कैसे आपकी ITR भरनी है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ITR भरनी भी आपको उसी के अंदर ही बताने वाले हैं। जितने की आप ITR भरोगे उतने का ही हमारा कोर्स होगा, उससे भी कम का होगा। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने होंगे, अपनी इनकम को ITR में दिखाना होगा, और आप ये लेन देन क्यों कर रहे हैं, किसने आपको ऑथराइज किया, उसके बारे में भी बताना होगा। दोस्तों, करंट अकाउंट का हर बार हम बात करते हैं, करंट अकाउंट के लिए GST नंबर लेना जरूरी नहीं है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, कोई भी लाइसेंस सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपना इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी फॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट रख सकते हैं दोस्तों, RBI वाले, इनकम टैक्स वाले, GST वाले, FEMA, ED, RBI, कोई कुछ नहीं कहता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन आपको अपने हर बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस चार्जेस, ATM चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, SMS चार्जेस, फलाना चार्जेस लगते हैं। तो एक गवर्नमेंट बैंक में रख लो, एक प्राइवेट बैंक में रख लो, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। आप एक ऑनलाइन रख लो, एक ऑफलाइन रख लो, वो हो जाएगा। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं तो एक बैंक पे डिपेंड नहीं रहेंगे दोस्तों। किसी का सर्वर डाउन है, UPI नहीं चल रहा, अलग अलग बैंक वाले अलग अलग ऑफर्स देते रहते हैं, एक अकाउंट आपका हैक हो गया, फ्रॉड हो गया, तो दोस्तों दूसरे में तो पैसा सेफ पड़ा है। अब FD की बजाय दोस्तों आप अदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग पैसा जमा कराएंगे, तो DICGC, मान लीजिए 15 लाख रुपए एक खाते में पड़ा है, एक बैंक में पड़ा है, और वो बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। यही 15 लाख आपने 5-5 लाख 3 बैंकों में डाला होता तो तीनों का ही पैसा आपका सेफ रहता। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस भी है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस भी है। डिसएडवांटेज की बात करें, उनके खुद के चार्जेस होते हैं, आपको हर बैंक को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ITR के अंदर आजकल ब्याज वगैरह सारा बोल जाता है, तो आपको यहाँ पर इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। FD की बात कर लें दोस्तों जाते जाते, अगर आप एक बैंक के अंदर दोस्तों अगर आप 50,000 से ज्यादा FD पर ब्याज प्राप्त करते हो, सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज्यादा पर, तो 10% का TDS कट जाएगा। और आप दोस्तों इस FD को अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। आज की तारीख में मैंने आपको ये AIS और TIS का फॉर्म बता दिया, चाहे आपका 100 रुपए का भी ब्याज आ रहा हो ना, 10 रुपए का ब्याज आ रहा हो, वो भी आपको ये दिखा देगा यहाँ पे कि इंटरेस्ट आपको ITR में दिखाना पड़ेगा। TDS आपका कटा है तो आप उसे रिफंड ले सकते हैं। और दोस्तों 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा की अगर आप FD करा देते हैं और ITR नहीं भरते हैं तो दोस्तों नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप 10 लाख से ऊपर की FD कराते हैं तो आप अपनी ITR जरूर भरें, या उस FD के सोर्स का फंड का पैसा अपने हिसाब से रखें। क्रेडिट कार्ड में कैशबैक रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया ऑनलाइन, या 1 लाख से ज्यादा का अगर आपने कैश के अंदर भर दिया, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। चली जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रोल आ जाता है दोस्तों, अगर आपने ट्रांजैक्शंस क्रॉस कर दी लेकिन आपने बढ़िया से ITR भर दी है दोस्तों, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा तो भी आपके पास प्रूफ है कि ये देखिए मेरी तो ये सेल थी और मैंने ऑलरेडी सेल दिखा रखी है। अगर आप दोस्तों अपने सारे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज्यादा का क्रेडिट ले लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे UPI हो, चाहे कैसे भी हो, या आप अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, तो इस केस में आपको ITR भरनी जरूरी है, मैंडेटरी है। 7th प्रोविजो 139(1) का आप लोगों ने सुना होगा। इसके अंदर आपकी चाहे कितनी भी इनकम हो मैटर नहीं करता है। तो इन सभी केस के अंदर दोस्तों ट्रांजैक्शंस आपकी क्रॉस हो गई और ITR आपने नहीं भरी तो 101% आपको दोस्तों नोटिस आने वाला है। पहला नोटिस आएगा नॉन फाइलिंग का। आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, उसके अंदर ही आपसे पूछेंगे कि आप लोग
लोगों ने इतना लेन देन कर लिया और कम से कम आपने ITR भरना भी सही नहीं समझा, आपने ये भी नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। तो आप दोस्तों प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे। अगर आप कोई माल बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कोई सेल परचेज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सर्विस देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी चीजों के अंदर ये आ जाएगा कि ये पैसा कहां से आया था, कहां गया, मेरी कितनी इनकम है, कितना सेल है। इनको जस्टिफाई करने के लिए बहुत आसान रहता है दोस्तों। सेक्शन 148 जो नए सेक्शन 280 में हो जाएगा, ये नॉन फाइलिंग का नोटिस देता है। अगर आपने कोई भी ऐसा लेन देन किया जो 50 लाख रुपए या उससे कम का है तो 4 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन है तो 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको क्या पता लगेगा कि ये पैसा कहां से आया था, कहां नहीं आया था। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। दोस्तों डिपार्टमेंट आपको चांस देगा कि जस्टिफाई करो ट्रांजेक्शन्स को, आपने टैक्स की चोरी नहीं करी है। अगर आप ढंग से नहीं समझा पाएंगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपका पीछा छूट जाएगा। जो मैंने आपको बोला था वो रोजर पे और फोन पे से सूचना कैसे आ गई दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सेक्शन 133(6) जो अब 252 हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर है कि वो किसी से भी कुछ भी कभी भी मांग सकता है। फोन पे को एक मेल डालनी है कि आपके पास एक व्यक्ति जिसकी 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा का जो भी लेन देन हुआ है क्रेडिट साइड में, उसकी हमें पैन नंबर, उसकी सूचना, उसका नाम, क्योंकि आपसे आजकल फोन पे वगैरह भी सब KYC करवाते हैं, तो कभी भी कुछ भी सूचना कुछ भी मांगी जा सकती है। दोस्तों ऑफिसर लिमिटेड है क्योंकि फेसलेस असेसमेंट होता है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे चीजों को? अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप जस्टिफाई कर देंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो ऑफिसर कौन से एरिया का कहां पे बैठा है कैसे पता लगेगा? जो भी लेन देन करें उसका मैं हर बार बताता हूं रिकॉर्ड रखें, बिना बात का लेन देन ना करें। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और फॉर्म 26AS जो फॉर्म 168 हो जाएगा, प्रॉपर ITR भरें। 4 लाख से ऊपर इनकम पर तो ITR जरूरी है, उससे कम है और इस तरह का लेन देन करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको काफी, जैसे ही ITR स्टार्ट होंगी, पिछली भी रिटर्न्स पड़ी हैं, आपको हर एक टॉपिक के वाइज आपको ITR मिल जाएगी। करंट अकाउंट यूज करें, ज्यादा लेन देन करते हैं कमीशन का इधर का उधर का, तो आप अपना लाइसेंस, सर्टिफिकेट, फ्रेंचाइजी इस तरह का जरूर रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को ITR में जरूर दिखाएं। आप अपने CA से डिस्कस जरूर करें कि सर मैंने ये कर लिया, ये नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे खातों का कम से कम इंटरेस्ट तो शो होगा। एक व्यक्ति था जिसके 10 बैंक अकाउंट थे और उस व्यक्ति ने हमें एक अकाउंट दे दिया। जब हमने AIS TS में देखा, जब हमें इतना कुछ पता लग रहा है तो इनकम टैक्स वालों को तो न जाने कितना कुछ पता लगता होगा। तो उस व्यक्ति को प्रॉपर सारे के सारे बैंक अकाउंट देने चाहिए, प्रॉपर अकाउंट मैनेज करने चाहिए। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे कभी भी कुछ भी आप सलाह ले सकें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दें और आपके चाहने वालों में शेयर कर दें जो UPI का अननेसेसरी लेन देन करते रहते हैं। और दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।